माध्यमिक शिक्षण विभाग यामध्ये आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत व सुप्रभात. शाळा बंद पण शिक्षण सुरू या अंतर्गत आपण सर्व गेली 2 वर्षापासून ऑनलाईन शिक्षण घेत आहोत. आज आपण आंतरिक अवलोकन आज हम इस पाठ के जो घटक है जो आज देखने वाले हैं वो 4 घटक है. पहला है रेडियो दूरबीन, दूसरा है अंतरिक्ष की दूरबीन, तीसरा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो आणि चौथा है एस्ट्रोसैट. ये 4 घटक आज हम देखने वाले. आप सभी लोग जैसे कि मोबाइल यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, टीवी देखते हैं, तो आपके मन में कहाँ तो एक प्रश्न उपस्थित होता होगा कि ये सारे चीजें हम घर बैठ के कैसे देखते हैं. जैसे कि मुंबई में अगर कोई घटना हो गई तो तुरंत आपको पता चलती है. भारत के देश के बाहर जैसे हमारे पंतप्रधान अंकल अमेरिका गए थे, उनकी जो बातचीत हो गई वो टीवी पे कैसे दिखाते हैं. कौन सा मैच अभी T20 चल रहा है, वो T20 चल रहा है तो उसके मैच दुबई में चल रहे हैं, वो मैच हमें कैसे दिखता है. तो ये सारे सवाल आपके मन में रहते होंगे और ये इसी से रिलेटेड ये जो 4 घटक है हमारे, तो उसमें से जो पहला घटक है रेडियो दूरबीन, ये हम स्टार्ट करते हैं. रेडियो दूरबीन इसका मतलब रेडियो टेलीस्कोप. देखिए जैसे तारे, ग्रह, आकाशगंगा दृश्य प्रकाश से अतिरिक्त विकर्ण जैसे खगोलीय पिंड कौन कौन से उसमें जैसे तारे रहते हैं, ग्रह रहते हैं और आकाशगंगा रहते हैं. दृश्य प्रकाश से अतिरिक्त रेडियो किरणों भी उत्सर्जित करते हैं. कौन कौन से हैं खगोलीय पिंड जैसे तारे हैं, ग्रह और आकाशगंगा. ये क्या करते हैं, विकिरण जैसे एक्स हो, गामा किरण हो या अवरक्त किरण हो, वो क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं. अतिरिक्त रेडियो किरणों में अवरक्त किरण ऐसे वो क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं. इन तरंगों को हम हमारे नीली आंखों से नहीं देख सकते, मतलब खुली आंखों से हम उसको देख नहीं सकते. इसलिए दूरबीन का उपयोग किया जाता है, उन्हें हम रेडियो दूरबीन कहते हैं. देखो जो आकाश खगोलीय पिंड है जिसमें जैसे तारे, ग्रह, आकाशगंगा, ये क्या करते हैं, प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, मतलब विकरण जैसे अल्फा, गामा, ये उपकरण क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं और हम उसको देख नहीं पाते खुले आंख से. और इसी को देखने के लिए हम क्या करते हैं, रेडियो दूरबीन का इस्तेमाल करते हैं. और इन्हीं रेडियो दूरबीन, इसे क्या कहते हैं, रेडियो दूरबीन कहते हैं. रेडियो दूरबीन एक विशेष आकार, पैराबोलाइड आकार की डिश से या ऐसी अनेक डिश के समूह से बनती है. दृश्य प्रकाश दूरबीन के समान इस डिश के वक्र पृष्ठभाग से रेडियो तरंग के परावर्तित होते हैं. यहाँ देखो एक इमेज है, वो इमेज मैं आपको दिखा देता हूँ. यहाँ देखिए, ये रेडियो दूरबीन का छायाचित्र है. इस रेडियो दूरबीन को अगर आप देखते हैं तो देखो यहाँ रेड कलर से जो है वो रेडियो तरंग है, ठीक है ना. उसके बाद ये व्हाइट कलर का जो दिख रहा है वो है डिश, और इसी को जोड़ के हमारा एम्पलीफायर और हमारा क्या रहता है, संगणक या संगणक, ये संगणक रहता है. और इसी को हम क्या करते हैं, इस संगणक द्वारा उस रेडियो के द्वारा हम क्या करते हैं, उन चित्रों को देख सकते हैं. दृश्य प्रकाश दूरबीन के समान इस डिश के वक्र पृष्ठभाग से, जैसे हमने वो इमेज देखी, रेडियो तरंग परावर्तित होते हैं और उस डिश से नाभि केंद्र के पास अभिसारित होती है. मतलब जो डिश देखा उसमें से वो क्या होते हैं, परावर्तित होते. वहां इन तरंगों को ग्रहण करने वाला एक तंत्र रिसीवर लगाया हुआ होता है. इन तंत्र द्वारा ग्रहण की गई जानकारी संगणक को दी जाती है. संगणक इस जानकारी का विश्लेषण कर रेडियो तरंगों के स्रोत के स्वरूप का चित्र निर्मित करता है. और हमारे घर का डिश एंटीना इस प्रकार कार्य करता है. देखो हमारे घर का जो डिश एंटीना किस प्रकार कार्य करता है,
तो वो जो तरंग है, ध्वनि लहर आती है, उसको क्या करते हैं, रिसीव करता है। वहां एक तंत्र बिठाया जाता है, वो रिसीवर, उसे रिसीवर कहते हैं, वो लगाया जाता है। और उससे हमें जो जानकारी मिलती है, वो जानकारी संगणक को दी जाती है, और वो रेडियो तरंग के स्रोत के स्वरूप का चित्र में निर्मित करती है, और वो हमें क्या है, घर में दिखाई देती है। इस प्रकार कोई भी चित्र, कोई भी घटना हमें क्या होती है, घर बैठ के हम देख सकते हैं। अब इसे देखने के लिए देखो, ये रेडियो दूरबीन की सबसे बड़ी जो दूरबीन है, वो पुणे के आसपास एक नारायण गांव है, उस नारायण गांव के नजदीक 2 किलोमीटर एक बड़ी दूरबीन वहां है। पेज नंबर 212 पे ऊपर देखेंगे तो भी आपको दिखा दे, वहां लिखा है, देखो, पुणे के आस पुणे दूरबीन है, यहाँ लिखा है पुणे के पास नारायण गांव में, लेकिन वो नारायण गांव में नहीं है, नारायण गांव के पास है, 2 किलोमीटर गांव खोड़द है। इस खोड़द में, खोड़द एक गांव है, इस गांव में ये आपको दूरबीन देखने के लिए, महाकाय रेडियो दूरबीन स्थापित की गई। मीटर में तरंग दैर्ध्य वाली रेडियो तरंगों का अध्ययन करने के लिए यह दूरबीन स्थापित की गई। ये जो दूरबीन वहां स्थापित की है, किस लिए की है, कि तरंग दैर्ध्य वाली रेडियो तरंगों का अध्ययन करने के लिए वहां वो स्थापित की। पैराबोला आकार की दूरबीन का समूह है, इसकी प्रत्येक दूरबीन का व्यास 45 मीटर है। इस दूरबीन को हम महाकाय दूरबीन कहा जाता है। ये जो दूरबीन है, इसे महाकाय दूरबीन कहा जाता है। फेब्रुआरी में विज्ञान दिन रहता है, उस विज्ञान दिन के दिन वहाँ जो ये बड़ी दूरबीन है, वो देखने के लिए खुली की जाती है। हम मुंबई में हैं, इसलिए हम वहाँ शायद नहीं जा सकते, लेकिन मतलब जा सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन वहाँ के जो आजू बाजू के जो स्कूल रहते हैं, वहाँ 29 मतलब फेब्रुआरी का जो ये है कि इसमें स्थित 30 दूरबीनी की रचना 25 किलोमीटर के विस्तृत क्षेत्र में की गई। वहां का जो आजू बाजू का जो क्षेत्र है, टोटल 25 किलोमीटर के आसपास, अर्थात 25 किलोमीटर व्यास वाली दूरबीन द्वारा जो जानकारी मिलती है, वह जानकारी 30 दूरबीनों के समूह द्वारा मिलती है। वहां जो दूरबीन है, वो 30 दूरबीनों द्वारा वो जो माहिती हमें वहां संगठित की जाती। भारतीय वैज्ञानिक और टेक्नीशियन द्वारा कम से कम खर्चे में निर्मित विश्व स्तर की अनुसंधान सुविधा है। ये जो सुविधा है GMRT, ये हमारे भारत के वैज्ञानिक और टेक्नीशियन द्वारा कम से कम खर्चे में निर्मित विश्व स्तर की अनुसंधान सुविधा। इस दूरबीन द्वारा सूर्यमाला, सौर्य हवाएं, स्पंदक, महाविस्फोट और तारों के मध्य स्थिति हाइड्रोजन के बादलों का अध्ययन किया जाता है। ये जो रेडियो दूरबीन है GMRT के द्वारा हम क्या देख सकते हैं, तो इस दूरबीन के द्वारा हम सूर्यमाला, जो हमारी सूर्यमाला है, 8वीं में आपने पढ़ा होगा, सौर्य हवाएं, स्पंदक, महाविस्फोट और तारों के मध्य स्थिति हाइड्रोजन के बादलों का अध्ययन करने के लिए इस दूरबीन का उपयोग किया जाता है। इस दूरबीन का उपयोग करने के लिए विश्व भर से वैज्ञानिक भारत में आ जाते हैं। तो मैंने इसके पहले आपको कहा कि इस दूरबीन का अध्ययन करने के लिए लोग भारत में आ जाते हैं, मतलब वो बहुत बड़ी दूरबीन है। अगर आपको कभी समय मिला या महानगर पालिका ने ऐसा कुछ ये किया कि वहां जाने का दूरबीन देखने के लिए कुछ किया, तो हम वो दूरबीन देख सकते हैं। वहां वो दूरबीन से आकाशगंगा देखने के लिए या उसको स्टडी करने के लिए बाहर के देश के भी लोग यहाँ आते। तो ये जो रेडियो दूरबीन है, इस रेडियो दूरबीन का उपयोग हमें बहुत होता है। किसके लिए उसका उपयोग होता है, तो सूर्यमाला, सौर्य हवा है, स्पंदक विस्फोट और तारों का मध्य स्थित हाइड्रोजन के और बादलों का अध्ययन करने के लिए ये रेडियो दूरबीन का उपयोग होता है। वही चित्र मैंने आपको दिखाया था, ये ऐसे 30 दूरबीन है, ऐसे टेलीस्कोप वहां बैठे गए, उससे वो एकत्रित किया जाता है, और एकत्रित करने के बाद वो आपको संगणक द्वारा वो हमें घर बैठ के वहां दिखाई देता।
अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो देखो रेडियो तरंग दिख रहे हैं, हाँ? यहाँ वो रिसीव सिग्नल किए जाते हैं, ये डिश है। और उसके बाद देखो आप में भी अगर घर के ऊपर आपने डिश एंटीना बैठा होगा तो उसमें देखो व्हाइट कलर का कुछ दिखाई देता है, तो उससे हमें वो दिखाई देता है। तो अध्ययन के लिए तो बहुत है। हम लोग ये ग्रह नजदीक आ रहा है, अभी आकाशगंगा में विस्फोट होने वाला है, हाँ? ये तारा पृथ्वी के नजदीक से जाने वाला है, ये सारी जानकारी देखने के लिए ये इस रेडियो दूरबीन का उपयोग होता। कोई आकाशगंगा में क्या चल रहा है हम खुली आंख से नहीं देख सकते। अगर आपको देखना है तो पुणे में जो नारायणगांव है, नारायणगांव के पास जो खुड़द एक गांव है, उसमें जाकर ये आप देख सकते हैं। और ये मौका हमें फेब्रुआरी में जो विज्ञान दिन रहता है उसे अवसर पे हमें जाकर हम देख सकते हैं। उसके बाद है अंतरिक्ष की दूरबीन, टेलीस्कोप इन स्पेस। अंतरिक्ष के विविध पिंडों से आने वाले दृश्य प्रकाश और रेडियो तरंगे पृथ्वी के वायुमंडल से भूपृष्ठ तक पहुंच सकती है। इसी कारण दृश्य प्रकाश और रेडियो दूरबीन के भूपृष्ठ पर स्थापित किया जाता है, परंतु ऐसी भूपृष्ठ की दूरबीनों से अच्छी कोटि से परीक्षण करने में कुछ कठिनाई आ जाती। देखो क्या होता है कि जब दृश्य प्रकाश आ जाते हैं वो प्रसारित करने के लिए कुछ ना कुछ समस्या निर्माण हो जाती है। अंतरिक्ष से दृश्य प्रकाश वायुमंडल में होकर पृथ्वी पर पहुंचती है, मतलब अंतरिक्ष से होकर वो क्या हो जाती है, प्रकाश वायुमंडल मतलब पृथ्वी तल पर वो पहुंच जाती है। तब प्रकाश का वायुमंडल में अवशोषण होता है और हमारे तक पहुंचने वाले प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है। मतलब आकाशगंगा से आते आते वो प्रकाश वायुमंडल से आते आते हमारे यहाँ तक मतलब पृथ्वी तल आने तक उसकी जो तीव्रता है, प्रकाश की तीव्रता है, वो क्या होती है, कम हो जाती। दूसरी कठिनाई ये है कि वायुमंडल के तापमान व दाब में परिवर्तन के कारण वायुमंडल में उथल पुथल हो रही है। तो हो रही है, तो उससे आने वाली दृश्य प्रकाश किरणें स्थिर नहीं होती। मतलब परिवर्तन जो वायुमंडल से दूसरी कठिनाई क्या है कि प्रकाश की तीव्रता तो कम होती है, लेकिन वायुमंडल के तापमान और दाब परिवर्तन, मतलब तापमान और दाब इसमें क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। और इसी कारण वायुमंडल में क्या होता है, उथल पुथल होती रहती है और उसी के कारण दृश्य प्रकाश किरण स्थिर नहीं रहते। इतना ही नहीं, दिन में सूर्य प्रकाश होने के कारण आकाश अवलोकन संभव नहीं हो पाता। ये क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि वायुमंडल में उथल पुथल हो रहती है, मतलब तापमान और दाब का परिवर्तन होता है और उसी के कारण दृश्य प्रकाश किरण क्या होते हैं, स्थिर नहीं होते और इसी के कारण आकाश अवलोकन संभव नहीं हो पाता। बादल युक्त वायुमंडल, बादल मतलब बारिश का अगर मौसम रहता है फिर भी आप उसमें वायुमंडल नहीं देख सकते। रात्रि के समय शहरों के बल्बों का प्रकाश जैसी घटनाएं भी आकाश अवलोकन करने में कठिनाई करती है। बादल का हो गया। रात्रि में देखो शहरों में या हमारे खेड़े गांव में शहरों में ज्यादा से ज्यादा लाइट रहती है, उसी के कारण भी क्या होती है, अंतरिक्ष उसी के कारण भी क्या होता है, अवकाश का अवलोकन करने में भी क्या होते हैं, समस्या निर्माण। इन सभी घटनाओं को पूर्ण रूप से दूर करने के लिए दृश्य प्रकाश दूरबीन का अंतरिक्ष में ही स्थापित करना चाहिए। अंतरिक्ष में ये सभी परेशानी नहीं होने के कारण प्रकाश किरणों के स्रोतों के प्रतिबिंब अत्यंत सुस्पष्ट और स्थिर होंगे। देखो अंतरिक्ष दूरबीन मतलब अंतरिक्ष में दूरबीन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, तो ये सारी जो कठिनाई है कि बादल के वजह से हम उसका अवलोकन नहीं कर पाते, प्रकाश की तीव्रता कम होती है, उसके बाद रात्रि के समय जो शहरों में बल्ब रहते हैं उसके कारण हम अवलोकन नहीं कर पाते, या वायुमंडल में उथल पुथल हो जाती है तो दृश्य प्रकाश केंद्र क्या होता है, अस्त होते हैं। इसी कारण इन कारणों को कम करने के लिए और इसमें सुस्पष्टता आने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अंतरिक्ष में दूरबीन होना चाहिए। इस संकल्पना को वैज्ञानिक यथार्थ पे धरातल और इसी ये करने के प्रकाश किरणों के स्रोत प्रतिबिंब अत्यंत और स्थिर होंगे, इस कल्पना को वैज्ञानिक ने यथार्थ से धरातल पर उतारा।
मतलब ये कल्पना उतार के नासा या अमेरिका की बड़ी कंपनी संशोधन संस्था है, उसके बाद भारत की भी है इसरो, इन्होंने एक अच्छा योगदान दे के इस ये जो समस्या है उस समस्या को नासा जो संस्था संस्था है उन्होंने हबल का अंतरिक्ष में परीक्षण किया, मतलब अंतरिक्ष में दूरबीन लगा दी। भारत तो है, अमेरिका है, चीन है, रशिया है, बहुत सारे देश है, उन्होंने अंतरिक्ष में ये जो समस्या है दूरबीन बिठा दी। 1990 में अमेरिका ने, यहाँ देखिए 1990 में अमेरिका ने नासा, अमेरिका की ये संस्था है नासा संस्था ने दृश्य प्रकाश दूरबीन हबल का अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया। मतलब नासा जो संस्था है अमेरिका की, उन्होंने क्या किया कि 1990 में अंतरिक्ष अंतरिक्ष में इस दूरबीन का व्यास 94 इंच है तथा यह पृष्ठभाग से 569 किलोमीटर दूरी पर पृथ्वी के परित परिक्रमा कर रही है। ये पृथ्वी के 569 किलोमीटर दूरी पर क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है। यह दूरबीन अभी भी कार्यक्षम है। इस दूरबीन की सहायता के लिए यह अवलोकन द्वारा अनेक महत्वपूर्ण खोजे गए, मतलब इसी के कारण ये 1990 में जब भेजा गया तो उसी के कारण हमें जो भी इंफॉर्मेशन माहिती मिलती है। उसके बाद दूसरे एक है क्षय किरण ग्रहण करने के लिए उनके स्रोतों का अध्ययन करने के लिए वर्ष 1999 में अमेरिका की नासा संस्थान ने क्षय किरण दूरबीन चंद्र अंतरिक्ष में छोड़ी। देखो और एक दूरबीन उन्होंने छोड़ी क्षय किरणों का स्रोत अध्ययन करने के लिए। क्षय किरण परावर्तित करने के लिए और क्षय किरण का अध्ययन करने के लिए उन्होंने एक दूरबीन अंतरिक्ष में छोड़ी है, उसे चंद्र अंतरिक्ष कहते हैं। यह क्षय किरण परावर्तित करने वाली विशेष दर्पणों का इस दूरबीन में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग क्या है कि क्षय किरण परावर्तित कर सकने वाली विशेष दर्पणों का इस दूरबीन में उपयोग किया गया है। इस चंद्र दूरबीन ने तारों और आकाशगंगा के बारे में बहुत उपयुक्त जानकारी प्राप्त की है। चंद्रा यह नाम प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर सुब्रमण्यम के सम्मान में दिया गया है। देखिए 1999 में उन्होंने जो अंतरिक्ष में चंद्र ये दूरबीन बिठाई है, वह जिसको जो नाम दिया है वो नाम है चंद्रा। और ये चंद्रा किसके नाम पे दिया है, तो हमारे भारत देश के प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर सुब्रमण्यम के नाम से ये नाम वहां दिया गया। तो ये जो दो दूरबीन है ये अंतरिक्ष में बिठाई, क्यों बिठाई गई है कि अंतरिक्ष में जो आने वाली जो समस्या है, ठीक तरह से दृश्य प्रकाश किरणें स्थिर नहीं होते, उसके बाद प्रकाश की तीव्रता कम ज्यादा होती है, उनका हम अवलोकन नहीं कर पाते। इन सबका हल करने के लिए ये दो दूरबीन, एक है हबल 1990 में अंतरिक्ष में छोड़ा था और दूसरा है चंद्रा ये 1999 में छोड़ा था। एशिया किरणों के लिए छोड़ा गया था और इसको जो नाम दिया है वो हमारे भारत देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक चंद्रशेखर सुब्रमण्यम के सम्मान में दिया गया। मतलब अंतरिक्ष की दूरबीन क्यों जरूरी है ये अभी हमने, और ये दो जो दूरबीन है इन दो दूरबीन से हमें इसका महत्व पता चलता है। उसके बाद है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, इसे कहते हैं हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, ये बेंगलुरु में। इस संस्था की स्थापना 1969 में की गई थी। यहाँ मुख्यतः कृत्रिम उपग्रह निर्मित करने और उनके परीक्षण करने के लिए आवश्यक तंत्रज्ञान विकसित किया जाता है। आज तक इसरो ने अनेक उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया।
स्वतंत्र भारत के यशस्वी कार्यक्रमों में इसरो के कार्य अग्रगण्य है। भारत में जो अनुसंधान केंद्र है वो बेंगलोर में है। और यहाँ मुख्य तो क्या किया जाता है, कृत्रिम उपग्रह निर्मित किया जाता है। तो आप सभी ने मंगल पिक्चर है वो देखा होगा, तो उसमें वो मंगल ग्रह पे छोड़ा हुआ जो यान है उसके बारे में, उसका नाम भी मंगल ही दिया था। तो वो छोड़ने के लिए हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने कितना कष्ट किया था ये भी आपने देखा होगा। बाद बहुत सारे ऐसे उपक्रम है जो हमारे भारत देश के जो वैज्ञानिक है उन्होंने किया है। अमेरिका में जो नासा संस्था है उसमें 80 या 75% जो वैज्ञानिक है वो हमारे देश के ही। ये बात हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात। आज तक इसरो ने अनेक उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। स्वतंत्र भारत के यशस्वी कार्यक्रम में इसरो का कार्य अग्रगण्य है। भारत द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान में की गई प्रगति का राष्ट्रीय और सामाजिक विकास में बड़ा योगदान। हमारे देश का नाम रोशन करने के लिए इस संस्था का बहुत बड़ा योगदान है। दूरसंचार, टेलीकम्युनिकेशन, दूरदर्शन प्रसारण, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग और मौसम विज्ञान सेवा के लिए इनसैट और जीसैट उपग्रह श्रृंखला कार्यरत है। देखो मतलब हमारे यहाँ दूरसंचार, दूरदर्शन या मौसम विज्ञान सेवा हमें पता होने के लिए, ज्ञात करने के लिए इनसैट और जीसैट ये उपग्रह श्रृंखला कार्यरत। मतलब बारिश कब आ जाएगी, उसके बाद मौसम के बारे में, या दूरदर्शन प्रसारण, जैसे मैंने अभी कहा कि बाहर के देश में एक जैसे हमारे पंतप्रधान कल अमेरिका गए, वहां जो कुछ हो गए वो बातचीत हमें पता चलती है घर में। तो ये क्या है, तो उसको देखने के लिए हमारे भारत देश के जो शासन ने उन्होंने जो टेक्नोलॉजी बनाया था उसका ये फायदा होना, मतलब दूरबीनी द्वारा ऊपर सैटेलाइट द्वारा ये हमें प्रक्षेपण हमारे घर में बैठ के हम देख सकते हैं। और उसके लिए ये इनसैट और जीसैट उपग्रह श्रृंखला वहां कार्यरत। इसी के कारण ही देश में सर्वत्र दूरदर्शन, दूरध्वनि और इंटरनेट जैसी सेवाएं उपलब्ध हो सकी। देखो आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल है, घर में टीवी है, लैपटॉप कुछ लोगों के पास है। तो ये सारी चीजें, हर एक चीज हम घर बैठ के देख सकते हैं, है ना। घर से हम लाइट बिल भर सकते हैं, मोबाइल से रिचार्ज कर सकते, हर एक सुविधा भी मोबाइल से रिचार्ज करना है, टीवी का रिचार्ज करने के लिए रेंज लगती है हमें, ठीक है। तो वो भी सैटेलाइट थ्रू ही हमें आ। तो ये सारी जो टेक्नीशियन है, ये सारी जो सुविधा हमें उपलब्ध हो रही है वो इनसेट और जीसेट के द्वारा ही उपलब्ध हो रही है। इस श्रृंखला के इजस उपग्रह को केवल शिक्षा तंत्र के लिए उपयोग किया जाता है। देखो इजूसैट उपग्रह का, इस श्रृंखला के इजूसेट ये जो है उपग्रह का केवल शिक्षा तंत्र के लिए उपयोग किया जाता है। देश के प्रत्येक संसाधनों का नियंत्रण और व्यवस्थापन, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स और आपदा प्रबंधन के लिए आईआरएस आईआरएस उपग्रह श्रृंखला कार्य। मतलब हर एक क्षेत्र के लिए हमारे भारत के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक उपग्रह श्रृंखला तैयार की है। एजुकेशन के लिए यूजसैट है, आईआरएस मतलब आपदा प्रबंधन के लिए और व्यवस्थापन के लिए, संशोधन का नियंत्रण और व्यवस्थापन के लिए जो आईआरएस श्रृंखला क्या की है उपग्रह ये कार्य। मतलब हर एक सेवा के लिए उपग्रह अंतरिक्ष में, और उसका फायदा हमें भी होता है। जैसे हिमाचल में हुआ था, महाराष्ट्र में भूस्खलन हुआ था, हमें तुरंत पता चलता है कि नहीं ऐसा ऐसा यहाँ। तो ये क्यों पता चलता है, तो ये जो उपग्रह अंतरिक्ष में है, इस अंतरिक्ष में से हमें क्या मिलता है, सैटेलाइट द्वारा हमें माहिती मिलती है और हमें ये पूरी जानकारी। देखो पालघर है इस तरह या भूकंप वगैरह होते हैं तो हमें पता चलता है। तो ये सारे भूकंप मोजने वाली भी मशीन रहता है, तो उससे हमें पता है हर एक चीज हमें माहिती हमें घर बैठ के मिल सकती है। तो इसी का कारण क्या है कि अंतरिक्ष में चलने वाली संशोधन, हर दिन संशोधन होता है। आपने कुछ दिनों पहले तो देखा होगा कि अब कुछ लोग चंद्र पर रहने के लिए गए। मतलब बहुत सारा अंतरिक्ष के लिए बहुत सारा संशोधन चल रहा है और चलने भी वाला है, क्योंकि ये बहुत बड़ी आकाशगंगा है। उसका संशोधन करने के लिए बहुत सारे शास्त्रज्ञ हमारे ही देश के नहीं
हमारे देश के नहीं, बाहर के देश के भी लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। भारत के अंतरिक्ष और हमारे जो इसरो संस्था है उसके अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए क्या क्या रहता है तो इसके लिए www.isro.gov.in इसी के ऊपर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन अंतरिक्ष के बारे में इंफॉर्मेशन, कल्पना चावला, ये जो हमारे अपने नाम सुना होगा, है ना, तो हर एक का इंफॉर्मेशन आपको वहां मिल जाएगा। उसके बाद है एट्रोसैट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र द्वारा 2015 में एट्रोसेट नामक कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। इस उपग्रह पर पराबैंगनी किरणें और क्षय किरणें ग्रहण करने वाली दूरबीन और उपकरण लगाए गए। उसकी अधिकांश भाग भारत में ही तैयार किया गया है। ये विश्व का अद्वितीय उपग्रह है। इसके द्वारा मिलने वाली जानकारी का उपयोग भारतीय खगोल वैज्ञानिक अंतरिक्ष के विभिन्न घटकों पर अनुसंधान कार्य कर रहा है। एट्रोसैट ये जो उपग्रह भारत ने छोड़ा है इसका फायदा क्या हो रहा है, तो खगोल वैज्ञानिक शास्त्र मतलब ऊपर के तारे वगैरह जो है इसका संशोधन करने के लिए इस एट्रोसैट का उपयोग है हो रहा। मतलब हर एक का महत्व बहुत जरूरी। तो जो भी उपकरण अंतरिक्ष में है इसका हमें बहुत कुछ फायदा होता है। और इसी की जानकारी के लिए जैसे मैंने कहा था www.isro.gov.in, आपको अधिक जानकारी के लिए इस साइट पे अगर आप जाओगे तो भारतीय अनुसंधान केंद्र इसरो का योगदान हमारे भारत में और पूरे युग जग भर में कितना है ये आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट थे भारतीय अंतरिक्ष में जैसे कि दूरबीन, उसके बाद अंतरिक्ष में दूरबीन, उसके बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो और एट्रोसैट, ये चारों पॉइंट यहाँ समाप्त हुए हैं। इसमें अगर आपको कुछ समस्या है तो आप बोल सकते हैं। और एक है कि देखो हमारे और एक दूर जैसे अंतरिक्ष में छोड़ी गई जो और भी कुछ ग्रह है जैसे सॉरी सैटेलाइट छोड़े गए वो कौन कौन से, देखो एजिली है, उसके बाद इंट्रीगल है, हाँ, आइरियस है, हाँ, एस्ट्रोसैट अभी बताया, वाइज है। देखो एजिलो जो है वो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के संयुक्त मिशन द्वारा इस दूरबीन का अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया है सन 2002 में। ये बहुत बहुत इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, आपको भी पता होना चाहिए इसलिए मैं बता रहा हूँ। 2007 में इजली इस दूरबीन का अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया गया था। यह दूरबीन बाहरी खगोलीय पिंडों द्वारा उत्सर्जित गामा किरणों का ग्रहण कर सकती है। देखो ये जो मैं बता रहा हूँ इजिली, ये 2007 में इसका प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है, और इसका उपयोग क्या हो रहा है, खगोलीय पिंडों द्वारा उत्सर्जित गामा किरणों का ग्रहण ये कर सकती है। उसके बाद 2012 में इंटीग्रल, ये क्षय किरण के दूरबीन का प्रक्षेपण जून 2012 में किया था। ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है, ये जो है ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा ये छोड़ा गया था। 2013 में नासा ने आइरियस, आइरियस ये 2013 में नासा ने प्रक्षेपित किया गया था। यह दूरबीन बाहरी खगोलीय पिंड द्वारा उत्सर्जित पैराबैंगनी किरणों का ग्रहण करती है। मतलब बहुत सारे ऐसे प्रक्षेपण हमारे देश और बाकी के देशों में भी किया है जिससे हमें बहुत सारा फायदा होता। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे ये 4 घटक समाप्त होते हैं। अगर आपको कुछ समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो।
हाँ सर। एट्रोसैट अभी हमने देखा है। ये 2015 में हाँ भारत ने प्रकाशित किया था, अभी हमने देखा, और ये दूरबीन अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया होता है। उसके बाद दूसरा है वाइज। इसको आप कैपिटल में लिख सकते हैं, वाइज। हाँ ये 2009 में नासा ने, अमेरिकन संस्था है, नासा ने क्या किया था, प्रक्षेपण किया था। और ये अवरक्त तरंग इंफ्रारेड वेव्स ग्रहण करने वाली ये दूरबीन है। ये वाइज जो है, ये वाइज क्या करते हैं, अंतरिक्ष में है, और अंतरिक्ष में वो क्या करते हैं, इंफ्रारेड वेव्स मतलब तरंग। हाँ ये जो प्रक्षेपण किया गया है, इससे क्या होता है कि वो क्या करता है कि अवरक्त तरंग मतलब इंफ्रारेड वेव्स ग्रहण करने वाली ये दूरबीन का अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया गया। ये जो दूरबीन है वाइज, ये दूरबीन क्या करती है, जो अंतरिक्ष में अवरक्त तरंग है उनको क्या करती है, ग्रहण कर लेती है। तो ये 2009 में नासा ने अंतरिक्ष में छोड़ा था। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद है ऑडिन या ऑडिन कह सकते हैं आप। कौन सा है, ओडिन या ऑडिन भी कह सकते हैं आप। ये 2001 में, हाँ ये 2001 में, फरवरी 2001 में स्वीडन जो देश है, इस स्वीडन ने सूक्ष्म तरंग ग्रहण करने के लिए इस दूरबीन का प्रक्षेपण किया था। देखिए अंतरिक्ष में, मैंने कहा अंतरिक्ष में इतना कुछ पढ़ने के लिए है कि हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे देश है कि उसके ढूंढने के लिए बहुत सारे देश क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे हैं। स्वीडन ने 2001 में सूक्ष्म तरंग ग्रहण करने के लिए ये दूरबीन अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। एक कौन से देश ने छोड़ा है, तो ये स्वीडन ने छोड़ा है। स्वीडन, स्वीडन जो देश है, स्वीडन देश ने क्या किया है, ऑडिन नाम की जो दूरबीन है वो अंतरिक्ष में 2001 में छोड़ी थी। और उसका उपयोग क्या होता है कि अंतरिक्ष में जो सूक्ष्म तरंग ग्रहण करने वाली ये दूरबीन है। उसके बाद 2015 में लीसा पैथफिंडर, लीसा, इसको कैपिटल में आप लिख सकते हैं, लीसा पाथ फिंडर, पाथ फिन, हाँ ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है। ये जो दूरबीन अंतरिक्ष में भेजा है वो कौन से देश ने भेजा है, तो यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी, इन्होंने ये भेजा था। ये 2015 में ये दूरबीन अंतरिक्ष में छोड़ी गई थी। और ये क्या करती है, गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन करती है। हम सब गुरुत्वाकर्षण के बारे में 10वीं में है, 9वीं में सब लेते हैं, लेकिन उसका अध्ययन करने के लिए यूरोपियन की जो अंतरिक्ष संस्था है, एजेंसी है, इन्होंने इस दूरबीन को गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। मतलब ऐसे बहुत सारे और भी दूरबीन है जो अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। जो कुछ मुझे जानकारी थी, जो मैंने पढ़ा था, देखा, तो वो सारी जो दूरबीन है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसमें अगर आपको कुछ समस्या है फिर भी आप पूछ सकते हैं।
अंतरिक्ष। आज हमने अंतरिक्ष, इस पार्ट में अंतरिक्ष और अंतरिक्ष अवलोकन, इस पार्ट में रेडियो दूरबीन, अंतरिक्ष की दूरबीनें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो और एस्ट्रोसैट, ये घटक हमने देखे। इसी के साथ ये वाला लेक्चर